देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं की लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ढेर सारी बधाई। इसके बाद परीक्षा का जो अगला चरण है, जिसमें साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, वहाँ निर्णय होगा कि आपके अंदर राजस्थान राज्य की विभिन्न समस्याओं को लेकर के, यहाँ की सामाजिक संरचना और व्यवस्था को लेकर आपकी अपनी चेतना का स्तर क्या है, और इसके साथ साथ ये भी कि देश में इस समय जो हालात बने हुए हैं उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी अपनी भूमिकाएं क्या हो सकती हैं, इन पक्षों को लेकर ही मुख्य रूप से मुझे लगता है कि इस बार साक्षात्कार के अंदर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। हम बहुत दूर ना जाएं। बहुत दूर ना जाने का मतलब ये है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि सब कुछ ऐसा क्या हो रहा है। मानव सभ्यता के सामने इस समय जो संकट है वह संकट बहुत व्यापक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये संकट पहले नहीं आए हों। अगर हम विश्व इतिहास और सभ्यता के इतिहास को देखें तो शायद ये 21वीं या 22वीं पेंडेमिक है जो कोविड-19 के रूप में हमारे सामने उभर करके आई है। लेकिन इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि समाज विज्ञान के अंदर भविष्य में प्री कोविड सोसाइटी, कोविड सोसाइटी और पोस्ट कोविड सोसाइटी जैसे एक वर्गीकरण की संभावना से हम और आप इनकार नहीं कर सकते। कोविड-19 ने समूची सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। स्वास्थ्य के सवाल, शिक्षा के सवाल, सामाजिक संरचनाओं में परिवार, नातेदारी, जाति इत्यादि के सवालों पर इसका अपना जो प्रभाव है, उस प्रभाव का आज एक आलोचनात्मक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रभाव हैं, शारीरिक संरचना की दृष्टि से, मनोभावनात्मक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। हम इन सब प्रभावों की बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे, लेकिन जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो मुझे लगता है मूलतः इसके ऊपर ही पूछे जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं तो इस तरह की महामारियों का मुकाबला करने के लिए आपके पास में कौन सा मॉडल है। भीलवाड़ा मॉडल की तरह आप भी अपने कुछ मॉडल्स की रचना कर सकते हैं और उसके आधार पर इन समस्याओं के प्रशासनिक समाधान के विषय में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ये आपके अपने समझ के ऊपर निर्भर करेगा। मैं कुछ संकेत आपको यहाँ पर दूंगा और वो संकेत आपके लिए बहुत सारा काम करेंगे। देखिए, कोविड-19 का सबसे बड़ा जो प्रभाव मुझे देखने को मिल रहा है वो परिवारों के ऊपर देखने को मिल रहा है। हम आजकल एक शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं, न्यू नॉर्मल। ऐसी कुछ चीज़ें घटित हो रही हैं जो पहले कभी घटित नहीं हुई थी, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में वो इतना प्रवेश कर चुकी हैं कि हम उन्हें एक नॉर्मल संदर्भ की संज्ञा देने लगे हैं, पर चूंकि वो पहले नहीं थी इसलिए हम उनको न्यू नॉर्मल कहने लगे हैं। परिवार के अंदर अगर आप देखने का प्रयास करें तो देखिए, मार्च के महीने के बाद से, मार्च 2020 के बाद से सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। लोग परिवारों के अंदर हैं, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसको हम और आप सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं। हालांकि समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में मैं इस शब्द को उचित नहीं मानता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है समाज के विभिन्न पक्षों से अपने आप की दूरी बना लेना। हमारी वो दूरी नहीं है। हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर डेवलप हुई है। लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी होनी चाहिए,
मास्क लगा करके आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए। घर से बाहर निकलने में आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ है कि हम अपने सामाजिक संबंधों के अंदर एक दूरी देखने लगे हैं। वह दूरी जहाँ पर कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, आमने सामने के संबंध नहीं है, पिता पुत्र के बीच में, पिता पुत्री के बीच में, माता पुत्र माता पुत्री, विभिन्न परिवारी जनों के बीच में एक दूरियां पनप गई हैं। और वो दूरियां ऐसी पनपी हैं कि कई बार असहायता आपको लगने लगी है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने सुने हैं और पढ़े होंगे, जहाँ पर कि कोई परिवार में कोविड-19 की वजह से हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर निकटतम परिवारीजन शामिल नहीं हो पाए। परिवारों के अंदर विवाह हुए, लेकिन विवाह के अंदर संबंधी शामिल नहीं हो पाए। और जिस तरह से एक आप कहते थे कि जो वर्चुअल रियलिटी है, यानी जो आभासी यथार्थ है, वो आभासी यथार्थ सही यथार्थ के रूप में, वास्तविकता के रूप में हमारी जिंदगी के अंदर शामिल हो गया। बाजार व्यवस्था का जो बाजार के साथ संबंध था, उस संबंध में भी बहुत गुणात्मक बदलाव आया है। हमारी अपनी आवश्यकताएं जो बाजार के माध्यम से पूरी होती थी, परिवार के अंदर हमारी फूड हैबिट्स बदल गई थी। हम बाजार के भोजन के ऊपर बहुत कुछ अपने बच्चों को निर्भर करने लगे थे। पोशाक को लेकर के बहुत सारा बदलाव आया था, जिसको हम कह सकते हैं ना कि रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म जिस तरह का विकसित हुआ था, वो रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म अब खत्म हो गया, क्योंकि बाजार खुले ही नहीं है। बाजार के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें आज भी बंद हैं, और जो दुकानें खुली हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वहाँ पर हर प्रकार का खतरा हमको नज़र आता है, क्योंकि बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मजबूरी का काम हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर ही हम बाहर निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन के अंदर एक सुविधा भोगी वर्ग की चेतना को विकसित कर रही थी, वह चेतना हमारे अंदर से धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और हम अपने परिवार में जो कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के आधार पर अपना जीवन यापन करने लगे हैं। दूसरे रूप में कहें तो ये कहें कि कोविड-19 ने संतोष को एक मूल्य के रूप में हमारे परिवार में स्थापित करना शुरू किया है। एक जो तीसरा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा परिवार के अंदर, वो बदलाव है हमारे अपने स्कूल की शिक्षा प्रणाली के ऊपर। ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग एक नए तरह के फ्रेम के साथ हमारे सामने उभर करके आई है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन लर्निंग ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कि आपको प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसलिए सोचने की ज़रूरत है क्योंकि गांव के अंदर, और राजस्थान में तो अनेक सारे गांव हैं, है ही ये गांव का प्रदेश। 33 जिलों में से अधिकांश जिले गांव के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आदिवासी इलाका बहुत बड़ा है, जहाँ पर कि प्रौद्योगिकीय संसाधनों का अभाव है। अभी तो जो शहर हैं, जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों के अंदर ही लोगों के पास में जो लेटेस्ट डिवाइसेस वाले मोबाइल्स हैं, वही मौजूद नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है तो 4G, 3G, 5G की जो संभावनाएं हैं, उनसे आपका अपना जुड़ाव नहीं है। अगर उसकी भी कोशिश कर रहे हैं तो बिजली हमारे हर एक गांव के अंदर, हर एक ढाणी के अंदर, हर एक शहर के अंदर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो वह निरंतर उसकी आवाजाही नहीं है, बीच बीच में उसमें ब्रेक डाउन होते हैं। एक ऐसे दौर में हम अपने बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन टीचिंग का हिस्सा बना सकते हैं, ये एक बहुत सोच का विषय है। मुझे जो डर लग रहा है इसमें वो ये है कि जिनके पास में ये सुविधाएं मौजूद हैं, वो उन सुविधाओं के आधार पर इस शिक्षण प्रणाली का हिस्सा बन जाएंगे, इससे बहुत कुछ सीख लेंगे, लेकिन जिनके पास में ये डिवाइसेस नहीं हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। और जो एक डिजिटल इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट उभर करके आया था नई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के साथ, वो शिक्षा के माध्यम से
हमारे अपने सामाजिक जीवन में प्रवेश कर जाएगा और वह बहुत खतरनाक होगा। हमारे ही घर के जो बच्चे हैं वह कुछ तो पढ़ जाएंगे और कुछ इन सुविधाओं के ना होने के कारण नहीं पढ़ पाएंगे। ये भी संभव हो सकता है कि अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आपके घर में मोबाइल कितने हैं, वो बच्चे मेल चाइल्ड हैं या फीमेल चाइल्ड हैं। क्योंकि राजस्थान में पैट्रियार्की है, राजस्थान में आज भी सामंती चेतना है, तो उसका अभिप्राय ये रहेगा, उसका परिणाम ये होगा कि हम गर्ल चाइल्ड को इस सुविधाओं से ज़्यादा संपर्क में नहीं लाएंगे और मेल चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा एक वो जो मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के बीच में एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, वह डिस्क्रिमिनेशन नए तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। एक और परिणाम जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, आपने जो कुछ परीक्षाएं पास की हैं, उन परीक्षाओं में आपने कितना पढ़ा, कितना अध्ययन किया, आप कितने लगाव के साथ बैठे, आपने कहाँ कहाँ पर तैयारी की। अब जो नई किस्म की परीक्षाएं होंगी, जो नई परीक्षाएं आने वाले समय में परीक्षाएं होंगी, उनकी आप तैयारी कैसे करेंगे, उन तैयारियों की सुविधाएं आपके पास में कितनी उपलब्ध हैं। मार्केट के अंदर बुक्स नहीं है, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, जहाँ गाइडेंस मिलती थी वो गाइडेंस बंद है। नतीजा ये है कि आपके सामने एक बड़ी विषम स्थिति उभर करके आई है। एक और स्थिति आपके सामने उभर करके आएगी जिसका कि आपको सामना करना पड़ेगा, और वह है सिलेबस के अंदर कमी। आपको अपरेंटली बहुत शायद इससे सुकून मिले कि सिलेबस के अंदर कमी कर दी गई है, लेकिन दोस्तों सिलेबस के अंदर जो कमी है वह नॉलेज स्ट्रक्चर के अंदर भी कमी है। अगर 30% सिलेबस 10th क्लास का या 12th क्लास का घटा दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान जो विद्यार्थी है, जो परीक्षाओं के अंदर बैठने वाले विद्यार्थी हैं, वो 30% कम पढ़ेंगे। अगर आप उसमें से लोकतंत्र का चैप्टर है, अगर आप उसमें सिटीजनशिप के चैप्टर्स हैं, इतिहास के कई चैप्टर्स हैं, संविधान के कई चैप्टर्स हैं, उनको अगर आप हटा देते हैं 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बीच में, तो जो आपकी एक नागरिकता मूलक चेतना है, उस नागरिकता मूलक चेतना के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। ये जो प्रभाव अभी हमको दिख रहे हैं बहुत प्रतीकात्मक रूप में, ये आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ परेशानी हमारे लिए पैदा कर सकते हैं। एक सवाल ये है जिसको कि हमें देखना पड़ेगा। परिवार के अंदर कुछ और भी बदलाव हुए हैं। मैंने जहाँ कहा कि संबंधों के अंदर जो एक ही स्थान पर रहने वाले लोग हैं उनमें निकटता भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर तनाव भी पैदा हुए हैं। सारे समय परिवार के अंदर रहना, इसका मतलब यह है कि आप परिवार के सदस्यों की अनेक सारी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ परिचित हो रहे हैं। अगर वे कमजोरियां हमारी अपनी चेतना पर, हमारी अपनी समझ पर हावी होती हैं, तो वो परिवार डिस्प्यूट का शिकार हो रहे हैं। परिवार के अंदर अनेक प्रकार की हिंसाएं, फिर वो प्रतीकात्मक हिंसा है, शाब्दिक हिंसा है, घरेलू हिंसा है, फिजिकल वायलेंस है, वह स्थितियां भी डेवलप हो रही हैं। आपने WHO की रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी। उन WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार जो चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ में बड़ी तेज़ी से वृद्धि आ रही है। अभी हाल की घटनाएं आपने देखी होंगी, जो माइग्रेंट लेबर अपने गांव पहुंचा है, वह गांव के अंदर अगर उसको मनरेगा में या अन्य किसी में रोजगार मिल रहा है तब तो वह अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है, अन्यथा शहर से गांव की तरफ जो लोग गए हैं, जिसको कि आप इकोनॉमिक्स की भाषा में रिवर्स माइग्रेशन कह रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे अगर उनके पास में संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। और अगर सदस्यों की संख्या बढ़ती है दोस्तों, तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमांत कृषक हैं या छोटे छोटे परिवार हैं, ऐसे परिवार जहाँ पर कि बहुत छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ज़मीन मौजूद है, उनकी ज़मीन वहाँ पर गिरवी रखी जा सकती है और एक नई किस्म का सामंतवाद, एक नई किस्म का ज़मीन केंद्रित शोषण वो हमारे सामने गांव के अंदर उभर करके आ सकता है।
इन समस्याओं का समाधान एक प्रशासनिक अधिकारी को कैसे करना चाहिए, इस पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल पर काम किए जाने की आवश्यकता है, जहाँ पर कि हम एक गांव के अंदर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कस्बे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, नगर के अंदर काम करने वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो वहाँ के स्थानीय स्रोतों को देखें, वो वहाँ की स्थानीय सामाजिक संरचनाओं को देखें, वहाँ पर शिक्षा की उपलब्धता कितनी है उसको देखें, बेसलाइन सर्वे के माध्यम से वहाँ की यथार्थ के एक पक्ष को जानने की कोशिश करें, सैम्पलिंग टेक्निक के माध्यम से जानने की कोशिश करें, और फिर उसके अनुसार उन समस्याओं के समाधान का अगर कोई विकल्प निकाला जा सकता है तो उसको निकालने की कोशिश करें। एक दूसरा पक्ष जिसकी तरफ हमारा अपना ध्यान जाना चाहिए इस समय, वो है हेल्थ का सवाल। दोस्तों, ये बड़ी एक विडंबना ही कहेंगे ना, पैराडॉक्सिकल सिचुएशन की संज्ञा मैं उसको दे सकता हूँ। मैंने कहा अभी कि सभ्यता के प्रारंभ से लेकर के अब तक करीब 22 पैंडमिक हमारे सामने आए हैं। कभी महामारियाँ आ जाती हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कई बार अनेक किस्म की बीमारियाँ आ जाती हैं, कहीं प्लेग फैल जाता है, कहीं हैजा फैल जाता है। और सूखे का तो ऐसा है कि राजस्थान हर समय सूखे का सामना करता रहा है। इन सब के लिए जो डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैं, उन डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट को हमें अब तक पढ़ाया ही नहीं गया, उसकी तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं। आवश्यकता इस बात की भी आपको होगी कि इन सब चीज़ों का कैसे सामना किया जा सकता है। इसके लिए आप डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट की कुछ धाराओं को पढ़ें और ये देखने का प्रयास करें कि डिसास्टर डिटेक्शन कितनी सीमा तक किया जा सकता है इन सारी सिचुएशंस में। मैं जिस पैराडॉक्स की बात कर रहा था वो ये था कि इतने सारे पैंडेमिक के बावजूद हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम को मजबूती नहीं दे पाए, हम शिक्षा प्रणाली को मजबूती नहीं दे पाए, हम सोशल वेलफेयरिज्म की उन प्रणालियों को मजबूती नहीं दे पाए जिसके माध्यम से जो सबसे निम्न स्तर का गरीब है, उस गरीब की न्यूनतम सुविधाओं को एक डिसेंट तरीके से पूरा करने में हमारे अपने राज्य का योगदान हो पाता। हम किस में लगे रहे? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में नए नए हथियार बनाए, हमने एटम बम बना लिए इत्यादि, हम उसमें तो लग गए। हमारा बहुत सारा जो पैसा था देश के संसाधनों से जो मिलता था, जो हमारे अपने टैक्सेस से जाता था, वो सुरक्षा के नाम पर तो खर्च हुआ, वो आंतरिक सुरक्षा के नाम पर खर्च हो गया, वो वायु सुरक्षा के नाम पर खर्च हो गया। लेकिन राज्य ये नहीं समझ पाए कि किसी भी देश की आंतरिक और वायु सुरक्षा तभी संभव हो सकती है जब उस देश की जनसंख्या शैक्षणिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत हो। हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हमारे एजुकेशन में हम अपने टोटल जीडीपी का 3% के आसपास खर्च करते हैं और हम हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में अगर 1% के आसपास खर्च करते हैं, यदि भारत जैसे विकासशील देश के अंदर 70% से अधिक आबादी और उसमें से भी गांव की एक बहुत बड़ी प्रतिशत की आबादी वह अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी स्वास्थ्य संस्थानों के ऊपर आधारित हो जाती है, आश्रित हो जाती है, तो उस देश के अंदर हम किस बीमारी का सही तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। कोविड-19 में बहुत सारी मौत शायद इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि वो परिवार इतना पैसा निजी अस्पतालों में खर्च नहीं कर पा रहे। हमारे पास में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, हमारे पास में एम्बुलेंसेज उपलब्ध नहीं हैं, हमारे पास में जिस संख्या में डॉक्टर्स होने चाहिए थे वो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, हमारे पास में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का हम अब तक समाधान नहीं कर पाए आज़ादी के इतने सालों के बाद। और उसका नतीजा ये है कि आज कोविड-19 का जो प्रभाव है वह प्रभाव बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 11 लाख से अधिक की आबादी हमारे यहाँ पर कोविड-19 का शिकार हो चुकी है। और ऐसे अनेक तरह के आंकड़े आ रहे हैं जो आंकड़े मेरे को और आपको परेशान करते हैं।
तो फिर स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर हम कैसे ध्यान दें, ये भी एक प्रशासनिक अधिकारी को सोचना पड़ेगा कि क्या आप जिस जिले में रह रहे हैं, जिस गांव के अंदर आप रह रहे हैं, जिस कस्बे में रह रहे हैं, वहाँ पर स्वास्थ्य सेविकाएं कितनी हैं, वहाँ स्वास्थ्य सेवी कितने हैं, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, वहाँ पर बड़ा अस्पताल वहाँ से कितने दूर है, एक ऐसा अस्पताल जिसको कि आप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कहते हैं, वो कितना दूर है, प्रति 1000 की जनसंख्या पर कितने हमारे पास में बेड मौजूद हैं, कितने हमारे पास में वेंटिलेटर मौजूद हैं, कितने हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम एम्बुलेंस से कितने टाइम में लोगों को यहाँ पर अस्पताल में बुला सकते हैं, किसका इलाज हम स्थानीय जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ कर सकते हैं, किनको हमें बड़े अस्पतालों में भेजने की ज़रूरत पड़ेगी। एक इसका मॉडल हमारे सामने आना चाहिए, और अगर वो मॉडल हमारे पास में आ जाता है, वर्किंग मॉडल ही हो, तब भी हम किसी सीमा तक अपने आप को इस स्थिति में ला सकते हैं कि न केवल कोविड-19 का, बल्कि आने वाले भविष्य में कोई भी अगर घटना घटित होती है तो उस घटना का हम सामना कर सकें। हमें आज विकास के मॉडल में स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दो चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और शिक्षा के क्षेत्र में हमें नागरिकों के अधिकार, मानवाधिकार, बाल अधिकार, डिसेस्टर मैनेजमेंट एक्ट इत्यादि को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, जिसके माध्यम से हम उन बच्चों की और आपकी जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में ऐसी चेतना विकसित कर पाएँ कि आप नागरिकों के साथ में एक मतलब उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार न केवल करें, बल्कि उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार आपको भी प्राप्त हो। कितना अच्छा हो अगर आप वहाँ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मौजूद हैं और आपके सामने जो डेलीगेशन मिलने आया है वह डेलीगेशन आपको बताए कि सर डिसेस्टर मैनेजमेंट एक्ट की इस धारा के तहत हम ये कर सकते हैं, शिक्षा प्रणाली में, सिलेबस में और पेडागोजी में हम ये बदलाव कर सकते हैं, और उन स्वास्थ्य संबंधी संभावनाओं को देखते हुए हमारे पास में इतना रिजर्वायर होना चाहिए। ये सब चीज़ें नागरिकों के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में अगर इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप होता है तो उसके माध्यम से आ जाती हैं। हम इसी को एक अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की संज्ञा देते हैं, जिस गवर्नेंस को स्थापित करने की ज़रूरत है। एक पार्ट तो हमको ये देखना है जिसको कि हमें समझना चाहिए। एक दूसरा जो पार्ट है जिस पर कि हमको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, वो भी परिवार प्रणाली के साथ ही जुड़ा हुआ है। मैं अभी केवल एक पक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं अभी दूसरे मुद्दों पर आऊँगा ही नहीं। दूसरे मुद्दों पर आने के लिए मैं आपसे लगातार बात करता रहूँगा। परिवार के अंदर एक मनोभावनात्मक असुरक्षा मौजूद हुई है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम बाहर के लोगों की जो कठिनाइयाँ हैं उन कठिनाइयों से परिचित नहीं हैं। हम अपने घर में हैं तो ना तो हम सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने मित्रों से नहीं मिल पा रहे, अपने शिक्षकों से नहीं मिल पा रहे हैं, सड़क पर वो जो खेल कूद करते थे, मैदान में जो खेल कूद करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जो माता पिता हैं अगर वर्किंग हैं तो वर्क फ्रॉम होम का एक नया कंसेप्ट उनके सामने आ गया है, जिसके माध्यम से वो काम कर रहे हैं। अनेक परिवार ऐसे हैं जिनमें कि माँ का, पिता का या दोनों का रोजगार चला गया है या सैलरी कट हो गई है, जिसके कारण अनेक प्रकार के मनोभावनात्मक संकट हमारे सामने मौजूद हो गए हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर आ गए हैं लोगों को। हम जब बात करते हैं, मैं यहाँ पर राजस्थान में सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ अनेक बच्चों से बात करता रहता हूँ। समाज विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में मैं अनेक बच्चों से बात करता रहता हूँ। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जब होते हैं, काउंसलिंग के सवाल जब उठते हैं, तो बड़ी चिंता हो जाती है कि वो बच्चे साइको इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहे हैं, माता पिता साइको इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो रहे हैं। मैंने कहा स्लीपिंग डिसऑर्डर आ रहा है,
वायलेंस आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, डिप्राइव हो रहे हैं, डिप्रेशन की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, कई जगहों पर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होने लगी हैं। और अभी आपने जब ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ, तो उस रिवर्स माइग्रेशन में आपने उस मनोभावनात्मक एग्रेशन का एक रूप देखा होगा, जिसमें कि अनेक श्रमिक आपको ये कह रहे थे कि मरना तो है ही, भूख से मरे या फिर कोविड-19 से मरे, शहर में मरे या गांव के अंदर जाकर के मरे, अच्छा है कि हम अपने घर में जाकर के मर जाएं। ये जो सेंटेंसेज हैं, इन सेंटेंसेस का अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप विश्लेषण करें, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अधिक चिंता होने लगेगी कि अचानक ये जो स्थितियां विकसित हुई हैं, इसमें इस तरह की जो आक्रामकता है, इस तरह का जो डिप्रेशन है, इस तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है, वह अनेक चीज़ों को उत्पन्न कर सकता है। वह हिंसा भी ला सकता है, वह अपराध भी ला सकता है, वह वर्क फोर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, वो सुसाइडल टेंडेंसीज भी पैदा कर सकता है, और वो परिवार में हिंसा के नए स्वरूपों को जन्म भी दे सकता है। हमें दोस्तों इन सबको रोकने की ज़रूरत है। आपको एक और इसमें आश्चर्यजनक बात लगेगी, और वो आश्चर्यजनक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम अब तक ये कह रहे थे कि गांव से लोग आते हैं अपने एक अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर के साथ में, और शहर के अंदर आकर के अनेक संस्थानों में वो नौकरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर काम करते हैं, उद्योगों में काम करते हैं, और उत्पादन प्रक्रिया का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि हमारे पास में जो इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें जो वर्कफोर्स है, वह वर्कफोर्स टोटल वर्कफोर्स का 90% के आसपास में है। मतलब ये जीडीपी में इनका अपना योगदान, देश के विकास में अपना इनका योगदान कितना प्रभावशाली रहा है, ये हम और आप समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक सिचुएशन आई, इन नगरों ने, जो महानगर हैं, ये उद्योग हैं, इन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को संरक्षण देने से, इनको सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। वे शहर जो इस बात के लिए विकसित हो रहे थे कि हम गांव से आए हुए मजदूरों का और शहर में जन्म लेने वाले मजदूरों का, यहाँ के एम्प्लॉयज़ का न केवल भरण पोषण करेंगे, बल्कि उन्हें एक डिसेंट प्रकार की एक जीवन पद्धति का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगे। उन शहरों ने अचानक हाथ खड़े कर दिए, और वो सब लोग वो भाग भाग करके गांव में जाने लगे। हम उनकी स्थितियों का विश्लेषण करें, और उन स्थितियों के विश्लेषण में देखें। कभी हमको और आपको अगर मौका मिले तो उन ग्रास रूट रियलिटीज़ को एक बार बहुत शांति से बैठ कर के सोचिए। वह मजदूर जो रेल की पटरियों पर कट गया, या जो सड़कों पर चलते चलते मर गया, वो किसी अपनी इच्छा से तो नहीं मरा ना, वह मरा किसी बाध्यता के कारण, वह मरा किसी स्थितियों के कारण। ये मौत नेचुरल मौत नहीं है, ये मौत ऐसी भी नहीं है जिनको कि हम और आप इग्नोर कर सकें। इसको इग्नोर करना बहुत खतरनाक होगा। ये हमारी अनेक सफलताओं को इंगित करती हैं। वो सफलताएं जो राज्य की हो सकती हैं, वे असफलताएं जो राज्य की हो सकती हैं, वे असफलताएं जो समुदाय की हो सकती हैं, वे असफलताएं जो परिवार की हो सकती हैं। तो परिवार, समुदाय, राज्य तीनों ही असफल हो गए, नगर असफल हो गए, और नगरों के अंदर जो कारखाने थे, जो शैक्षणिक संस्थान थे, वो असफल हो गए। लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया गया, बड़ी भारी संख्या में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई। ये तो केवल 4 और 5 महीने के अंदर हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन कहीं ज़्यादा चलती या ज़्यादा चले तो कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। आपकी इकोनॉमी लगभग अपनी जो वर्स्ट सिचुएशंस हैं, उन वर्स्ट सिचुएशंस के कगार पर पहुंच गई। नेगेटिव ग्रोथ का मॉडल हमारे सामने आने लगा। हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर जो प्रभाव है, वह प्रभाव आपको नकारात्मक रूप में देखने को मिलने लगा। अगर आज तो अभी क्या है दोस्तों, डिमांड और सप्लाई के बीच में थोड़ा बैलेंस बना हुआ है, लेकिन अगर आप सोचिए
हमारी डिमांड तो उतनी ही रहेंगी, ये ठीक है। रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म से जो मार्केट सेंट्रिक डिमांड्स हैं, वो मार्केट सेंट्रिक डिमांड्स में शायद कमी आ जाए, लेकिन हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो हमारी सामाजिक ज़रूरतें हैं, वो तो रहेंगी। और अगर उन ज़रूरतों को पूरा करने वाले जो उद्योग हैं, वो उद्योग सप्लाई ना कर पाएँ, अगर वो उत्पादन ना कर पाएँ, तो आने वाले समय में डिमांड और सप्लाई के बीच में उत्पन्न हुआ ये असंतुलन हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसका अनुमान हम और आप बैठ करके लगा सकते हैं। और अगर हम वो लगाते हैं तो फिर हमें अपने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के उन विश्लेषणों पर जाना चाहिए। फिर वो चाहे अमर्त्य सेन का विश्लेषण हो सकता है, फिर वो चाहे बासु का हो सकता है, फिर वो चाहे आरबीआई के एक्स गवर्नर्स के विश्लेषण हो सकते हैं। हमें इन सब पर गहनता से विचार करने की ज़रूरत है। एक मॉडल हमें अब अपने आप में डेवलप करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस मॉडल की अगर आप तलाश करेंगे तो कई बार आप गांधी के उस इकोनॉमिक मॉडल को भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस मॉडल में कुटीर उद्योग स्थानीय क्षेत्रों में हों और उन स्थानीय क्षेत्रों के अंदर उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन कुटीर उद्योगों को संचालित किया जाए, उनको सक्रिय किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ध्यान है, गाँव का प्रत्येक गाँव अपने आप में एक रिपब्लिक होना चाहिए। ये गांधी का अपना एक सपना था। क्या हम आज के दौर में कुछ ऐसे स्थानीय मॉडल बना सकते हैं जिसके आधार पर गांव को एक स्थानीय रिपब्लिक के रूप में स्थापित किया जाए? आत्मनिर्भरता का यही पक्ष होता है। देखिए, वैसे तो आत्मनिर्भरता की बात आज के दौर में करना बेमानी है, इसलिए क्योंकि आत्मनिर्भरता अब बीते समय की मूल्य है। आज तो अंतर्निर्भरता की बात है। अंतर्निर्भरता का मतलब ये है कि मैं आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हूँ, आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, लेकिन हमारे दोनों के बीच में उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ समझौते होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जिनके आधार पर हम अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। आज सब्सटेंटिव इकोनॉमी नहीं हो सकती, आपकी इकोनॉमी आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकती। आपको कहीं ना कहीं अंतर्निर्भरता की इकोनॉमी में अपने अपने देश के विकास के समूचे प्रारूप को देखना होगा। वह अंतर्निर्भरता किन शर्तों पर होनी चाहिए और हमारे अपने नियम कौन से होने चाहिए, इस पर बात करने की ज़रूरत है। सवाल केवल ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों में अपने आप को भावुक बना लें, अपने आप को आक्रामक बना लें, अपने आप को ऐसे मूल्यों के साथ जोड़ दें जो देश के सामाजिक विभाजन की संभावनाओं को पैदा करते हों, जो देश के अंदर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को पैदा करते हों, हम बनाम बे के विभाजन को हमारे सामने लाते हों। ये हो सकता है कि हमें कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगे, अच्छा लगता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जब हमारी बात हो रही है तो हम ही सब कुछ है। लेकिन हम उसमें ये भूल जाते हैं कि हम ही सब कुछ नहीं हैं, हमारे अलावा वे भी हैं, वे जो कि इस समूची सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। दोस्तों, मैं तो ये मान करके चलता हूँ समाजशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में कि मेरा जो संविधान है वह संविधान और उसमें निहित अधिकार, उसमें निहित हमारे अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का दस्तावेज है, ये सामाजिक रूपांतरण का दस्तावेज है। और इसी के आधार पर हमारे अपने विकास के मॉडल्स आने चाहिए। राजस्थान में भी विकास के वही मॉडल आने चाहिए। हम लोग जब अगली बार बात करेंगे तो इस बात पर भी विचार करेंगे कि राजस्थान में सामंतवाद अभी तक क्यों इतना शक्तिशाली है। आज भी हम अपने जातीय अस्मिताओं, सामुदायिक अस्मिताओं, स्थानीय अस्मिताओं के ऊपर इतना बल देते हैं। आज भी हम पुरुष सत्तात्मकता या पितृ सत्तात्मकता के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम क्यों बाल विवाह के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी हम क्यों विधवा को हे दृष्टि से देखते हैं। आज भी हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में क्यों लाते हैं। और आज भी ऐसे कितने सवाल हैं जनजातियों से जुड़े हुए, निम्न जातियों से जुड़े हुए, जिन सवालों के ऊपर हम सामान्यतः
उपेक्षा अपना लेते हैं या जिनके ऊपर हम बहुत अधिक चिंतित नहीं होते। आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कि हम इतने ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं कि वह धार्मिकता हमें सांप्रदायिकता के अत्यंत नज़दीक ले जा करके खड़ा कर देती है, और फिर एक ऐसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में हमें सांप्रदायिक दंगे नज़र आने लगते हैं, जिसमें हमको जातीय दंगे नज़र आने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम और आप जब आपस में बैठेंगे, जब आपस में बातचीत करेंगे, तब दोस्तों हमको पता लगेगा कि प्रशासनिक दायित्व हमारे कोई हल्के फुल्के दायित्व नहीं है। एक RAS बनना या IAS बनना या किसी भी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी बनना, ये वास्तव में तो राज्य और नागरिकों के बीच में संबंध का एक सेतु है। जब आप वहाँ पर होंगे तो आपके माध्यम से मैं राज्य से जुड़ूंगा और राज्य आपके माध्यम से मुझसे जुड़ेगा। आवश्यकता इस बात की होगी कि जब आप राज्य के साथ जुड़ेंगे तो आपके सामने संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में होगा, और जब मैं आपके साथ में जुड़ूंगा तो संविधान में निहित मेरे अधिकार, संविधान में निहित मेरे कर्तव्य, संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इन सब के आधार पर मैं और आप आपस में बातचीत करेंगे। और यही बातचीत का सबसे अच्छा नज़रिया होता है जिसके माध्यम से मैं राज्य के साथ जुड़ जाता हूँ आपके थ्रू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जब आपसे जुड़ूं तो फिर मैं क्षेत्र के आधार पर जुड़ूं, जाति के आधार पर जुड़ूं, मैं धर्म के आधार पर जुड़ूं। अगर जुड़ाव का ये तरीका है तो फिर संविधान की आत्मा पर प्रहार होते हैं, क्योंकि फिर मैं या तो पार्टीजन एटीट्यूड अपना लेता हूँ, मेरे अंदर कुछ पूर्वाग्रह आ जाते हैं, और वो पूर्वाग्रह अगर मेरे निर्णय की प्रणाली को, मेरे विकास के प्रारूप को, मेरे काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, तो फिर हमारा जो सामाजिक विकास का सपना है वह सामाजिक विकास का सपना एक पक्षीय हो जाता है। मैंने ये मोटी मोटी बातें आज आपके सामने साक्षात्कार के उद्देश्य से रखी हैं। अगली बार जब हम बात करेंगे तो हम इसमें से कुछ मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, जैसे जाति का मुद्दा हो सकता है, सांप्रदायिकता का मुद्दा हो सकता है, विकास के कुछ मॉडल्स का मुद्दा हो सकता है, बाल विवाह का मुद्दा हो सकता है, पुरुष सत्तात्मकता का मुद्दा हो सकता है, और फिर उसमें ये बात करेंगे कि इन सब चीज़ों से एक सार्थक लड़ाई संविधान के प्रावधानों के माध्यम से कैसे लड़ी जा सकती है। मैं पुनः फिर एक बार आपको बधाई देता हूँ इस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने की, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोगों के जो विमर्श होंगे उन विमर्श के आधार पर आप साक्षात्कार में भी अपने आप को एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित कर पाने में सफल हो जाएंगे, और आने वाले समय में हम आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखेंगे। धन्यवाद।